एक खतरनाक स्नाइपर पार्किंग मीटर में सिक्का डालता है और अपनी गाड़ी पार्क करके घात लगा लेता है। दूर रास्ते पर लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। वहीं पास में एक बेंच पर एक आदमी मायूस बैठा हुआ था। जैसे ही स्नाइपर को टारगेट दिखा उसने गोली चला दी। पहले एक को मारा, फिर तुरंत दूसरे और तीसरे को भी। इसके बाद तो वहाँ भगदड़ मच गई। स्नाइपर ने भागते हुए लोगों पर कुछ रनिंग शॉट्स भी मारे। एक झटके में 5 लोगों को मौत के घाट उतारकर वो वहाँ से फरार हो गया। बाद में पुलिस बल पहुंची और उस इलाके के हर एक बिल्डिंग को छान मारा, लेकिन वो स्नाइपर तब तक फरार हो चुका था। क्राइम सीन की बारीकी से जांच करने पर डिटेक्टिव केल्विन एमरसन को गोली का एक खाली खोखा मिला। साथ ही मीटर से उस सिक्के को भी बरामद कर लिया जिसे शूटर ने इस्तेमाल किया था। लिक्विड जार में फंसी एक प्रिस्टीन बुलेट भी मिली। जल्द ही उस सिक्के से फिंगरप्रिंट निकाला गया तो वो बार नामक शख्स से मैच कर गया। पुलिस ने रातों रात बार के घर पर छापा मारा और उसे आसानी से गिरफ्तार कर लिया। डिटेक्टिव एमरसन को वहाँ स्नाइपर की खास गोलियां तैयार करने वाला उपकरण भी मिला। जांच में पता चला कि उन्हीं गोलियों से 5 लोगों की हत्या की गई थी, यानी सारे सबूत सीधे बार की ओर इशारा कर रहे थे। सरकारी वकील एलेक्स रोडिन और डिटेक्टिव एमरसन मिलकर उससे जुर्म कबूलवाने की कोशिश कर रहे थे। बार ने एक पल में कबूलनामे के दस्तावेज पर पेन चलाया, लेकिन पता चला कि उसने वहाँ अपना जुर्म नहीं बल्कि एक नाम लिखा था, जैक रीचर। उसका साफ कहना था कि अगर इस केस का सच जानना है तो जैक रीचर को बुलाओ। लेकिन जैक रीचर का न तो कोई स्थायी घर था, न कोई फोन और न ही कोई पता। वो मिलिट्री पुलिस का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन सेना छोड़ने के बाद अचानक कहीं गायब हो गया। अब एमरसन और एलेक्स परेशान थे कि आखिर उसे ढूंढा कैसे जाए। तभी अचानक खबर आती है कि जैक रीचर खुद उनसे मिलने पहुंच चुका है। उसे बार से मिलकर बात करना था, लेकिन मुसीबत यह थी कि जेल ले जाते वक्त रास्ते में बार पर कैदियों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुका था। अब उससे बात तभी मुमकिन थी जब वह होश में आता। एलेक्स ने जैक से यह जानने की कोशिश की कि बार ने उसे क्यों बुलाया है, लेकिन जैक भी तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने आया था। तभी वहाँ एलेक्स की बेटी हेलन रोडिन की एंट्री होती है, जो अपने ही पिता के खिलाफ बार का केस लड़ रही थी। वह एलेक्स पर बुरी तरह भड़क गई और बोली कि उसकी अनुमति के बिना वे उसके मुवक्किल से बात नहीं कर सकते। यहीं पर उसकी मुलाकात जैक रीचर से होती है। दोनों के बीच एक डील होती है, अगर जैक बार के बारे में जो कुछ जानता है वह बताएगा तो हेलन उसे उन 5 हत्याओं से जुड़े सारे सबूत दिखाएगी। इससे शायद जैक को यह जवाब मिल जाता कि आखिर बार ने उसे क्यों बुलाया था। जैक मीटिंग के लिए मान गया। अगली सुबह एक असैसिन को जैक को खत्म करने की सुपारी दी गई। उन 5 हत्याओं का असली मास्टरमाइंड नहीं चाहता था कि जैक रीचर उसके लिए किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी करे। इधर जैक और हेलन की मीटिंग में पता चला कि बार मिलिट्री का एक बेहद खतरनाक स्नाइपर था, इसलिए उसे इराक भेजा गया था। वहाँ उसकी ड्यूटी ओवरवॉच की थी, जहाँ वह पूरे हफ्ते आम नागरिकों पर नजर रखता था। लेकिन पिछले 2 सालों में उसे एक बार भी गोली चलाने का मौका नहीं मिला था। एक दिन मिलिट्री को वहाँ से वापस बुला लिया गया। अगले दिन बार को घर लौटना था और वह अंदर ही अंदर बेचैन था। उसे लगा कि अगर आज कुछ नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाएगा। अगले ही पल उसने एक कंबल फाड़कर उससे अपनी गन के लिए साइलेंसर बनाया, फिर कुछ सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स को निशाना बनाकर गोली मार दी और बड़ी सफाई से सारे सबूत भी मिटा दिए। वह बच तो गया, लेकिन जैक ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। हालांकि उस मामले को दबा दिया गया क्योंकि जिन सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स को बार ने मारा था वे 28 महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा के आरोपी थे। हेलन हर हाल में यह केस जीतकर अपने पिता के घमंड को तोड़ना चाहती थी, लेकिन सब जानते थे कि एलेक्स रोडिन ऐसा कोई केस नहीं लेते थे जिसे वे जीत न सकें। रिकॉर्ड के मुताबिक वे आज तक एक भी केस नहीं हारे थे। जैक ने कहा, मैं यह केस जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पीड़ितों के परिवारों से मिलना होगा और उनके बारे में पूरी जानकारी जुटानी होगी। हेलन ने वैसा ही किया। इधर जैक घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करता है, लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। यदि शूटर वहाँ 5 लोगों की हत्या करने आया था तो उसे पार्किंग मीटर में सिक्का डालने की क्या आवश्यकता थी। इस पर एमरसन ने कहा, शायद यह उसकी आदत होगी, लेकिन कोई कातिल इतनी बचकानी गलती कैसे कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। खैर, शाम को समय बिताने के लिए जैक एक क्लब में चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात सैंडी नाम की एक लड़की से हुई। सैंडी उसे अपनी बातों में फुसलाकर किसी एकांत स्थान पर ले जाना चाहती थी, परंतु जैक समझ गया कि कोई उसे निशाना बना रहा है। उसने साफ कह दिया कि उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनते ही सैंडी भड़क गई और उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि यह व्यक्ति उसे वैश्या कह रहा है। उसने तुरंत अपने साथियों को आवाज दे दी। वे 6 लोग थे और जैक बिल्कुल अकेला। उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन गुंडों का लीडर जेब नहीं माना। आखिरकार जैक ने अकेले ही उन सबकी जमकर पिटाई कर दी। इससे पहले कि जैक उनसे यह उगलवा पाता कि वे किसके इशारे पर उसे मारने आए थे, वहाँ पुलिस पहुंच गई। बाकी सब तो भागने में सफल रहे, लेकिन जैक और जेब पकड़े गए। हालांकि अगली सुबह हेलन जैक की जमानत करवा लेती है। वह उन 5 पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी कर चुकी थी। उनमें से 4 परिवार तो आम लोग थे, लेकिन 5वीं पीड़ित ऑलिन आर्चर उन सब में सबसे अमीर महिला थी। ऑलिन के पति का कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा व्यवसाय था, जिसकी कुछ समय पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। पति के जाने के बाद ऑलिन अकेले ही कंपनी संभाल रही थी। व्यवसाय घाटे में चल रहा था और कुछ शक्तिशाली लोग उसकी कंपनी को हड़पना चाहते थे, परंतु ऑलिन ने उसे बेचने से मना कर दिया था। उस दिन वह लोन पास करवाने के लिए जरूरी कागजात लेकर बैंक जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। ये सब जानने के बाद जैक को साजिश की बू आती है। वह हेलन से कत्ल के प्राइम सस्पेक्ट बैर का सारा विवरण निकालने को कहता है, उसकी हर एक गतिविधि। दूसरी ओर वह असैसिन जो जैक को ठिकाने लगाने में नाकाम रहा था, सीधे शूटर से मिलने पहुंचता है। वहीं पर इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी बैठा था। काम बिगड़ने की वजह से शूटर आते ही उस असैसिन की फटकार लगना शुरू कर देता है। शूटर उससे सवाल करता है कि उन 6 गुंडों में से उसे कौन कौन जानता है। असैसिन बताता है कि केवल एक व्यक्ति जानता था, लेकिन उसने उसे मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है ताकि पुलिस को लगे कि वह शहर छोड़कर चला गया है। मगर उसकी इस लापरवाही से उनकी असलियत सामने आ सकती थी, इसीलिए मास्टरमाइंड के इशारे पर उसी पल उस असैसिन को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब उनका अगला निशाना जैक रीचर था। इधर जैक भी इस पूरे कत्ल के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने जल्द ही सैंडी को ढूंढ निकाला। जैक को सामने देख
एक सैंडी डर के मारे सब कुछ उगल देती है। वह बताती है कि जेब ने उसे यह सब करने के लिए कहा था। जैक को फुसलाकर एकांत में ले जाने के बदले उसने उसे $100 दिए थे। जैक उसे समझाता है कि वह एक अच्छी लड़की है और उसे खुद को इस तरह इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। अब सैंडी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वह सचमुच जैक के साथ डेट पर जाने की बात कहती है। मगर जैक उसे कहता है कि तुम सबके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चली जाओ। यहाँ से जेब का पता ठिकाना लेकर जैक सीधे उसके घर पहुंचा। पता चला कि जेब की माँ नशे की हालत में थी। इस स्थिति का फायदा उठाकर जैक घर की तलाशी लेने लगा। इसी बीच जेब की माँ चुपके से उसके दोस्तों को फोन करके बुला लेती है। दो हट्टे कट्टे आदमी अचानक घर में घुसे और जैक पर हमला कर दिया। वे उसे मारने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। जैक सही मौका देखकर पलटवार किया और कुछ ही पलों में उन्हें पीटकर ढेर कर दिया। तभी जेब का एक और दोस्त पीछे से आकर जैक पर बंदूक तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, जैक फुर्ती से उसे बंदूक छीन लिया और उसकी उंगलियां मरोड़ दी। इसके बाद जैक उसे जेब के बारे में पूछता है। जेब का दोस्त बताया कि जेल से छूटने के बाद से ही वह गायब है, जबकि वो कभी भी अपनी माँ को इस तरह अकेला नहीं छोड़ता था। जैक तुरंत समझ गया कि जेब को मार दिया गया है। इससे यह भी साफ हो चुका था कि बार को इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसने खुद को बचाने के लिए ही जैक को बुलाया था। जैक को शक था कि पुलिस प्रशासन भी इस साजिश में शामिल हो सकता है। उसने हेलन को एक पन्ने पर लिखकर एक संदिग्ध का नाम भी दिया। जैक का यह शक उसी वक्त सच साबित हो गया जब उसने एक संदिग्ध कार के नंबर प्लेट से उसकी जानकारी निकलवानी शुरू की। दरअसल जब से जैक हेलन से मिला था, एक सिल्वर रंग की ऑडी कार लगातार उसका पीछा कर रही थी। कुछ ही देर में इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक यह खबर पहुंच गई कि बार की वकील कार के नंबर प्लेट की जानकारी निकलवा रही है। खतरे को भांपते हुए मास्टरमाइंड ने शूटर को आदेश दिया कि इस राज से जुड़े सभी लोगों को तुरंत खत्म कर दिया जाए। इधर कुछ ही समय में कार का सारा विवरण सामने आ गया। वह कार लेवेंडर एंटरप्राइजेज नामक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये जानकर हेलन भौचक्की रह गई, क्योंकि लेवेंडर एंटरप्राइजेज ही वो कंपनी थी जो ओलिन आर्चर की कंपनी खरीदना चाहती थी। जैक ने पन्ने पर ओलिन आर्चर का ही नाम लिखा था। वह पहले ही समझ चुका था कि किसी ने ओलिन की कंपनी हथियाने के लिए इन 5 लोगों का मर्डर करवाया है, ताकि बाकी के 4 आम पीड़ितों की आड़ में अपने असली शिकार ओलिन को छिपाया जा सके। इससे यह भी साफ हो गया कि ओलिन के पति की मौत भी कोई हार्ट अटैक नहीं, बल्कि चालाकी से किया गया मर्डर थी। चूंकि यह सब अभी केवल एक अनुमान था और जैक के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा था, लेकिन एक बात जैक को अच्छी तरह समझ आ रही थी कि बैर को फंसाने में उसके किसी बेहद करीबी दोस्त का ही हाथ है। बैर ने निश्चित रूप से इराक में किए गए अपने उस पुराने जुर्म के बारे में उस दोस्त को बताया होगा। अगर हेलन बैर के उस दोस्त का पता लगा ले तो वे असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर सैंडी सज धज कर अपने घर से निकल रही थी। तभी शूटर पीछे से आया और उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। मौका देख शूटर का दोस्त पीछे से आकर सैंडी के सिर पर हमला कर देता है। वे उसकी सांसें रोककर उसे जान से मार डालते हैं। इधर तब तक हेलन को पता चल चुका था कि बार अक्सर एक शूटिंग रेंज में जाया करता था। हेलन से उस शूटिंग रेंज का पता लेकर जैक वहां के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान जो कार हर वक्त उसका पीछा करती थी वह एक बार फिर उसके पीछे लग जाती है। रास्ते में जैक को एक घर के बाहर पुलिस की भारी भीड़ दिखाई देती है। वह वहां थोड़ी देर के लिए रुक जाता है ताकि उसका पीछा करने वाले डर कर भाग जाएं। तभी अचानक जैक की नजर सैंडी के शव पर पड़ती है, जिसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। यह देखकर जैक को बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से सैंडी की जान चली गई। दरअसल शूटर ने जैक को फंसाने के लिए सैंडी को मारा था। वे सैंडी के साथ हुए झगड़े का फायदा उठा रहे थे। तभी डिटेक्टिव एमरसन ने दूर से ही जैक को देख लिया और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसने तुरंत अपने साथियों को वायरलेस पर आगाह किया कि संदिग्ध भाग रहा है, उसका पीछा करो। देखते ही देखते पुलिस की दर्जनों गाड़ियां जैक के पीछे लग गईं। यह देखकर शूटर ने भी जैक का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि वह जैक की कार को क्रैश करके उसे पुलिस के हाथों पकड़वा सके। उन दोनों की कारों के बीच भयंकर टक्कर हुई, लेकिन जैक को रोकना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन था। वह उन सबको छकाते हुए रॉन्ग टनल में घुस गया जहां सामने से गाड़ियां मार रही थी। जैसे तैसे वह इस मुश्किल परिस्थिति से भी बाहर निकल आया, मगर टनल से बाहर निकलते ही उसकी कार एक जगह टकराकर बंद हो गई। हर बीतते सेकंड के साथ एमरसन उसके करीब आता जा रहा था। तभी किस्मत ने जैक का साथ दिया और कार दोबारा स्टार्ट हो गई। जैक कार भगाता हुआ शहर की सुनसान गलियों की तरफ निकल गया। उसे लगा कि अब पुलिस उसका पीछा छोड़ चुकी होगी, लेकिन तभी अचानक शूटर ने अंधेरे से निकलकर जैक की कार को जोरदार टक्कर मार दी। उनके बीच चूहे बिल्ली का यह खेल फिर से शुरू हो गया। इसी दौरान पुलिस का हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच चुका था। तब जैक ने बड़ी चालाकी से उनकी आंखों में धूल झोंकी। उसने कार का एक्सीलेटर दबाकर उसे चलता छोड़ दिया और खुद चुपके से बाहर निकलकर भीड़ में शामिल हो गया। कुछ ही देर में पुलिस ने जैक की चलती कार को चारों तरफ से घेर लिया। बंदूक की नोक पर कार की तलाशी ली गई, लेकिन वहां जैक नहीं मिला। वह एक बस में छिपकर वहां से गायब हो गया। कुछ समय बाद डिटेक्टिव एमरसन सरकारी वकील एलेक्स रोडिन को लेकर हेलन के घर पहुंचता है। उन्हें शक था कि सैंडी की हत्या और उसके दोस्त जेब को गायब करने में जैक का हाथ है, इसलिए वे वहां जैक का पता ठिकाना जानने आए थे। लेकिन हेलन उन्हें कुछ नहीं बताती, जिसके बाद हेलन के पिता उसे जैक से दूर रहने की सलाह देते हैं। तभी घर के फोन की घंटी बजती है। लाइन पर कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। उसने हेलन को बताया कि जिसने बैर को फंसाया है वही अब जैक को भी फंसाने की फिराक में है और वे चाहते हैं कि जैक ये शहर छोड़कर चला जाए। लेकिन जैक साफ कहता है कि मैं इस केस को खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। वह हेलन को सचेत करते हुए कहता है, वो कौन है जो शुरुआत से ही तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कह रहा है? तुम्हें अपने पिता और डिटेक्टिव एमरसन से सावधान रहना होगा, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक इस पूरी साजिश के पीछे है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिर्फ 3 ही लोग जानते थे कि जैक इस शहर में आया है। हेलन के पिता, डिटेक्टिव एमरसन और खुद हेलन। पहले दिन से ही उस पर नजर रखा जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जैक के मुंह से यह सच जानकर हेलन के होश उड़ जाते हैं। खैर अगले दिन जैक उस शूटिंग रेंज के मालिक कैश से मिलता है और उनसे बार के बारे में पूछताछ करता है। इस पर कैश ने एक शर्त रखी कि पहले जैक को टारगेट के बिल्कुल बीच में 3 सटीक निशाने लगाकर दिखाने होंगे, उसके बाद ही आगे की बात होगी। जैक ने फीस का भुगतान किया और एक के बाद एक 3 गोलियां सीधे सेंटर में दाग दी। अपने वादे के मुताबिक कैश ने बार के बारे में सब कुछ बता दिया कि वह यहाँ का सबसे बेहतरीन शूटर था। इसके बाद वहाँ के सीसीटीवी फुटेज
उसकी जांच करने पर आखिरकार बैर के उस दोस्त का भी पता चल गया। जैक का अनुमान अब पूरी तरह सही साबित हो रहा था कि इसी आदमी ने बैर को इस गहरी साजिश में फंसाया है। दूसरी ओर हेलन लेवेंडर एंटरप्राइजेज का सारा काला चिट्ठा लेकर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अपने पिता एलेक्स के पास जा पहुंचती है। वह अपने डैड को बताती है कि सालों से लेवेंडर एंटरप्राइजेज एक के बाद एक घोटाले करता आ रहा है, लेकिन रसूख के दम पर कोई भी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता। इस बार कंपनी के इन काले कारनामों से जुड़े सारे सबूत और दस्तावेज हेलन ने अपने कब्जे में ले लिए थे, जिसका सीधा मतलब था कि अब उसकी जान को भी भारी खतरा था। वह अपने पिता को चुनौती देते हुए कहती है कि अगर वे भी लेवेंडर एंटरप्राइजेज के लिए काम कर रहे हैं तो अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार वे खुद होंगे, या फिर वे इस कंपनी के खिलाफ केस फाइल करके पूछताछ शुरू करें और यह साबित करें कि वे इस भ्रष्टाचार में उनका साथ नहीं दे रहे हैं। एलेक्स ने घबराकर सफाई दी कि वे इसमें शामिल नहीं है और उन्होंने तुरंत अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए फोन मिलाना चाहा, लेकिन हेलन उनकी बात सुने बिना वहाँ से निकल गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही हेलन को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह लिफ्ट में दाखिल हुई, डिटेक्टिव एमरसन भी उसी लिफ्ट में चढ़ गया। उसके इरादे बेहद खतरनाक लग रहे थे। खतरे को भांपकर हेलन ने लिफ्ट का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन एमरसन ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं बेहोश कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के बाहर शूटर और उसका साथी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे बेहोश हेलन को वहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं। शाम को जैक को हेलन के किडनैपिंग की बात पता चल जाती है। शूटर जैक के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वह 1 घंटे के भीतर उनके बताए ठिकाने पर नहीं पहुंचा तो वे हेलन को मार डालेंगे। जैक बिल्कुल नहीं घबराता और पलटकर धमकी देता है, मैं अभी अभी शूटिंग रेंज से लौट रहा हूँ, मुझे वहाँ से तुम्हारी तस्वीरें और फिंगरप्रिंट्स मिल चुके हैं। अगर हेलन को खरोंच भी आई तो मैं ये सारे सबूत सीधे FBI को सौंप दूंगा। ये बात सुनकर शूटर के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत अपने बॉस जैक को बुलाता है। उनके बीच डील पक्की होती है कि सबूतों के बदले हेलन को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन असल में वे अपने ठिकाने पर जैक के लिए पूरी फील्डिंग सेट कर चुके थे। यहाँ तक कि डिटेक्टिव एमरसन को भी बुला लिया गया था। उधर जैक खदान का पता लेकर वहाँ पहुंच चुका था। दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए उसने शूटिंग रेंज के मालिक कैश को भी अपने साथ ले लिया था, क्योंकि वो भी बार को बेगुनाह साबित करके उसे बचाना चाहते थे। उन दोनों के बीच योजना बनी कि जैक खुद चारा बनेगा और जैसे ही दुश्मन स्नाइपर अपनी पोजीशन से गोली चलाएगा, कैश उसकी पोजीशन का अंदाजा लगाकर उसे ढेर कर देगा। मगर यहाँ एक बड़ी चुनौती यह थी कि उम्र की वजह से कैश को रात के अंधेरे में कम दिखाई देता था। इधर झेक का प्लान भी बिल्कुल साफ था। वे जैक को हेलन के सामने ही तड़पा तड़पा कर मारना चाहते थे ताकि हेलन बुरी तरह डर जाए और अपने पिता से इस केस को यहीं बंद करने की गुहार लगाए। तभी जैक बैक गियर में गाड़ी दौड़ाता हुआ खदान के अंदर दाखिल होता है। अंदर आते ही उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी जाती हैं। स्नाइपर और बाकी गनर्स की पोजीशन मिलते ही कैश जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है। क्योंकि कैश सिर्फ बंदूक की आवाज और चिंगारी का अंदाजा लगाकर गोलियां चला रहा था, इसलिए किसी को गोली तो नहीं लगी, लेकिन जैक को आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित कवर जरूर मिल गया। वह फुर्ती से गाड़ी से बाहर निकला और एक पत्थर की आड़ में जा छिपा। इस वक्त हथियार के नाम पर उसके पास सिर्फ एक चाकू था, लेकिन गोलियों से बचकर भागने के चक्कर में वह चाकू भी कहीं गिर गया। इससे पहले कि स्नाइपर जैक को निशाना बनाता, कैश की एक सटीक गोली स्नाइपर की गन पर जा लगी, जिससे उसकी राइफल बेकार हो गई। अब जैक ने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही एक गनर कैश की तरफ गोलियां चलाने में व्यस्त हुआ, जैक ने पत्थर से उस पर हमला करके उसकी गन छीन ली और उसी गन से दूसरे दुश्मन को भी ढेर कर दिया। वहीं पास के एक केबिन से उसे मुख्य ऑफिस की लोकेशन मिल गई। जैक ने वहां खड़ा एक ट्रक लिया और उस इलाके की तरफ बढ़ गया। मुख्य ऑफिस के पास तैनात गार्ड्स को लगा कि ट्रक जैक ही चला रहा है और वे उस पर नजर रखने लगे, लेकिन जैक दूसरी तरफ से घूम कर आया और बड़ी चालाकी से उन दोनों गार्ड्स को शूट कर दिया। जब तक मुख्य शूटर वहां पहुंचा, उसके आदमी मारे जा चुके थे। अगले ही पल जैक ने अचानक पीछे से आकर शूटर पर बंदूक तान दी। शूटर ने पलटवार किया और दोनों के बीच एक जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो गई। जैक ने मार मारकर शूटर की हालत खराब कर दी। उसकी चीखें मुख्य ऑफिस के अंदर तक गूंज उठी। अब जैक को खत्म करने का पूरा दारोमदार डिटेक्टिव एमरसन पर था। वह हेलन को ढाल बनाकर उसकी आड़ में छिपा हुआ था और जैक पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर जैक ने क्राउच शॉट लिया, जिससे एमरसन की गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई, जबकि जैक की गोली सीधे एमरसन के सिर को भेद गई। यहीं पर पहली बार जैक का सामना इस पूरे प्रपंच के मास्टरमाइंड और लेवेंडर एंटरप्राइजेस के मालिक जैक से हुआ। वह भागने के बजाय बेहद घमंड में जैक को चुनौती देता है कि जेल वह नहीं बल्कि जैक जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ इतने सारे लोगों को मारा है। जैक आगे कहता है कि अगर किसी वजह से उसे जेल हो भी गई तो अपनी उम्र और बीमारी का हवाला देकर वह होम केयर में चला जाएगा, जहाँ उसकी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। इधर हेलन पुलिस को फोन मिला ही रही होती है कि जैक बिना सोचे समझे झेक के सीने में गोली दाग देता है। हेलन यह देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि झेक ही इकलौता ऐसा शख्स था जो कोर्ट में बार और जैक की बेगुनाही साबित कर सकता था। मगर जैक मुस्कुराकर कहता है, तुम सब कुछ संभाल लोगी, और हमेशा की तरह वहाँ से चुपचाप गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद अस्पताल में बार को होश आता है, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी थी और उसे घटना की कोई बात याद नहीं थी। वह हेलन के सामने रोने लगता है कि अगर उसने सचमुच उन बेकसूर लोगों की जान ली है तो वह अपने बचाव में केस नहीं लड़ना चाहता और सजा काटने के लिए तैयार है। हेलन भावुक होकर उसका हाथ थामती है और कहती है, तुमने किसी को नहीं मारा बैर, और यह बात मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सस्पेंस और एक्शन से भरपूर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म जैक रीचर की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।